तो ईरान इजरायल के बीच मिनी वॉर थम चुकी है। इस जंग में नुकसान किसका कितना हुआ यह बहस का विषय है, लेकिन इस जंग ने ट्रंप और नेतन्याहू को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हितों का टकराव अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच चुका है। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा, जबकि ट्रंप कह चुके हैं कि अगर नेतन्याहू नहीं रुके तो ईरान के खिलाफ उन्हें जंग में अकेले जाना होगा। सवाल है कि ईरान पर एक साथ हमला करने वाले ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इस टकराव की वजह क्या है? आइए आपको अपनी पहली रिपोर्ट में दिखाता हूं। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और इजरायल के रणनीतिक हित अब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल की राजनीति में बने रहने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए युद्ध को जारी रखना जरूरी लग रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की राजनीति में चमकने और अपने वादे पूरे करने के लिए इस युद्ध को तुरंत खत्म करना जरूरी है। तो देखिए, 7 जून की रात 10 बजे ईरान ने इजरायल पर हमला किया, जिसके तुरंत बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन लगाया। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से हमलों का जवाब नहीं देने के लिए कहा। ट्रंप का तर्क था कि अगले कुछ दिनों में वो ईरान के साथ एक ऐसी डील कर लेंगे जिससे इन सारे हमलों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर डील नहीं हुई तो वो युद्ध के लिए तैयार होंगे। यह भी हो सकता है कि ईरान के खिलाफ अगले हमलों की कमान खुद अमेरिका संभाले। लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप को तर्क दिया कि अगर इजरायल चुप रहा तो गलत संदेश जाएगा। इससे लगेगा कि ईरान का पलड़ा भारी है और ईरान इजरायल अमेरिका पर हावी हो सकता है। इसके बाद भी ट्रंप ने हमला नहीं करने के लिए कहा और कॉल कट कर दी। लेकिन नेतन्याहू नहीं रुके, उन्होंने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली कि इजरायल ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला है। इसके बाद 8 जून को ट्रंप ने एक बार फिर नेतन्याहू को कॉल किया। ट्रंप ने साफ शब्दों में नेतन्याहू से कहा, बीबी तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बीबी उनका निकनेम है, वरना बहुत जल्द तुम इस लड़ाई में अकेले रह जाओगे, जिसका सीधा सा मतलब था कि अमेरिका इजरायल की सैन्य मदद रोक सकता है। ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजरायली हमले बड़े युद्ध में बदले तो इसका खामियाजा इजरायल को उठाना पड़ेगा। ईरानियों के खिलाफ इजरायल को अकेले जंग लड़नी पड़ेगी, अमेरिका साथ नहीं देगा। ट्रंप ने नेतन्याहू को आगाह किया कि जो भी करो सावधानी से करना, आप ईरान के खिलाफ अकेले पड़ सकते हैं। जिसके बाद बेंजामिन ने ट्रंप से पूछा कि अगर इजरायल हमले बंद करता है तो क्या ईरान भी हमले रोक देगा? ट्रंप ने इसका जवाब हां में दिया। इसके बाद बेंजामिन ने फिलहाल हमले नहीं करने की बात कहकर फोन काट दिया, लेकिन यह भरोसा नहीं दिया कि आगे इजरायल हमले नहीं करेगा। दरअसल युद्ध विराम के बाद इजरायल ने ईरान पर हमले रोक दिए, लेकिन लेबनान पर एयर स्ट्राइक जारी रखी। बेंजामिन जानते थे कि लेबनान पर हमलों से ईरान का भड़कना तय है, जिससे युद्ध का फ्रंट एक बार फिर खुल सकता है। लेकिन रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि ट्रंप नेतन्याहू के इसी प्लान का फायदा उठाकर अरब से एग्जिट प्लान तैयार कर रहे हैं। दावा है कि ट्रंप इस जंग में फंसने के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। वो जंग का ठीकरा पूरी तरह नेतन्याहू पर फोड़ देंगे ताकि खुद को एक शांति दूत के तौर पर पेश कर सकें। Very tough team, and I think we are winning that battle. But you're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory. It'll happen very soon. एक रिपोर्ट दावा करती है कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान से आने वाली मिसाइलों से इजरायल की रक्षा के लिए कार्रवाई का आदेश नहीं दिया, जबकि दूसरी रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिकी सेना ने इजरायल की ओर आ रही ईरानी मिसाइलों को मार गिराने के लिए इंटरसेप्टर दागे। तो इजरायल की सुरक्षा सिर्फ थार्ड, एरो और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से ही नहीं होती, इसमें अमेरिका का अप्रत्यक्ष तौर पर बड़ा रोल होता है। अमेरिका 3 लेयर में इजरायल की सुरक्षा करता है। जब ईरान अपनी मिसाइलें और ड्रोन फायर करता है तो अमेरिकी रडार तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर तैनात रडार इन मिसाइलों की हलचल को ट्रैक करते हैं। मिसाइल के थर्मल सिग्नेचर को ट्रैक कर इसकी जानकारी अमेरिकी सैटेलाइट को भेजी जाती है। यह सैटेलाइट पूरा डेटा सीधे इजरायल के कमांड सेंटर तक पहुंचाती है। इजरायल को 15 मिनट पहले ही लॉन्च की जानकारी मिल जाती है। मिसाइलें जब ईरान से उड़कर इजरायल की तरफ बढ़ती हैं तो उन्हें रास्ते में ही रोकने की कोशिश होती है। इराक और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस से F-16 और F-15 जैसे फाइटर जेट उड़ान भरते हैं। ये बीच में ही ईरान के सुसाइड ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को हवा में ही तबाह करते हैं, जबकि जमीन पर मौजूद पेट्रियट सिस्टम उन मिसाइलों को निशाना बनाता है जो उनके एयर स्पेस के ऊपर से गुजरती हैं। इसके बाद ही जो मिसाइलें शुरुआती लेयर पार कर इजरायल के करीब पहुंचती हैं, उन्हें इजरायल के करीब ब्लॉक किया जाता है। भूमध्य सागर और लाल सागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर अपनी मिसाइलों से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकते हैं और इसके बाद जो मिसाइलें बचती हैं उन्हें इजरायली डिफेंस सिस्टम तबाह करते हैं।
यानी आधा खतरा तो अमेरिका खत्म कर देता है इजराइल पहुंचने से पहले। अब अगर अमेरिका इजराइल की मदद नहीं करता तो उसके लिए ईरानी मिसाइलों को रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेबनान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो ये साफ बता रहा है कि मिडिल ईस्ट का महासंग्राम अभी रुकने वाला नहीं है, बल्कि ये आग और ज्यादा भड़कने वाली। इजराइल इस बात पर अड़ गया है कि हिजबुल्लाह के अंत तक लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका की तमाम चेतावनियों के बाद भी इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर फुल स्केल जंग शुरू हुई तो वो अरब जगत में अपने साथियों को तबाही से नहीं बचा पाएंगे। और उधर दूसरी तरफ ईरान ने भी खुलेआम धमकी दी है कि अगर इजराइल नहीं रुका तो फारस की खाड़ी से लेकर लाल सागर तक एक ऐसी न्यू सिक्योरिटी बेल्ट एक्टिवेट कर दी जाएगी जो पूरे ग्लोबल ट्रेड का गला घोट देगी। यही वजह है कि अमेरिकी विदेश नीति पर नजर रखने वाली प्रतिष्ठित पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने एक चौंकाने वाली रिसर्च की है। पत्रिका ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे युद्ध के बीच खड़े हैं जिसे नियंत्रित करना उनके लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत येचिएल माइकल लेइटर ने भी इस बहस के बीच एक हैरान करने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमलों का ईरान से कोई संबंध नहीं है और तेहरान को इन घटनाओं को अपने साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इजराइल की ओर से यह संदेश इसलिए अहम है क्योंकि वो दुनिया को यह बताना चाहता है कि उसकी कार्रवाई केवल हिजबुल्लाह के खिलाफ है और इसे किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। और लेबनान पर हुए हमलों के बाद ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया में एक नई सिक्योरिटी बेल्ट की धमकी दी है। अब देखिए ईरान की सिक्योरिटी बेल्ट में कौन कौन शामिल है। सबसे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह, ईरान समर्थित सबसे ताकतवर क्षेत्रीय सहयोगी। यमन, जहां हुती पहले ही इजराइल और समुद्री मार्गों को चुनौती दे चुके हैं। इराक, जहां शिया मिलिशिया ईरान के प्रभाव वाले बड़े गुट माने जाते हैं। सीरिया, जहां ईरान समर्थित नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इनमें से एक पर भी हमला हुआ तो जवाब ये सब इकट्ठा होकर देंगे। अब देखिए ईरान की इस नई धमकी से खतरे में क्या क्या आ गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी समेत अरब सागर का बड़ा हिस्सा खतरे में आ गया है। लाल सागर का गेट बाब अल मंदेब खतरे में आ गया है और इससे सबसे पहला असर तेल आपूर्ति पर पड़ रहा है। कंटेनर शिपिंग खतरे में है क्योंकि दुनिया की सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ रहा है। सैन्य जहाज खतरे में है क्योंकि क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। ऊर्जा व्यापार सबसे बड़े खतरे में है। पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी है। द क्रैडल ने दावा किया है कि अप्रैल 2026 के युद्ध विराम के बाद से इजराइल दक्षिणी लेबनान पर 3,400 से अधिक हवाई हमले कर चुका है। यह आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि युद्ध विराम सिर्फ एक छलावा था। इजरायली सेना ने अब इस युद्ध के दायरे को और बढ़ाते हुए जकाक अल मुफ्ती समेत कई नए कस्बों और रिहायशी इलाकों को तुरंत खाली करने का सख्त और आखिरी अल्टीमेटम जारी कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली हितों पर कोई भी जवाबी कार्रवाई की गई तो लेबनान की राजधानी बैरूत को इससे भी भयंकर तबाही का सामना करना पड़ेगा और वहां हमलों की तीव्रता कई गुना बढ़ा दी जाएगी। सफेद फास्फोरस दुनिया के सबसे विवादित विस्फोटकों में से एक है। यह 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी पैदा कर सकता है। यह त्वचा से चिपकता है, इसलिए इसका असर और खतरनाक माना जाता है। यह पानी से नहीं बुझता, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत तबाही मचाता है। यह आखिरी कण तक जलता है जब तक पदार्थ पर पूरी तरह खत्म न हो जाए। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि दक्षिणी लेबनान में इसका जमकर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग हो रही है। कहा है कि अब इस क्षेत्र में एक नई सिक्योरिटी बेल्ट उभर रही है और इसका रखवाला ईरान है। ईरान का यह सुरक्षा ढांचा हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर बाब अल मंदेब तक फैला हुआ है। क्षेत्र में ईरान के सहयोगी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और अगर इजराइल ने अपना मौजूदा रुख नहीं बदला तो यह पूरा नेटवर्क सक्रिय हो जाएगा। हॉर्मुज में एक बार फिर महासंग्राम छिड़ सकता है। अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड के तहत एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है तो वही हॉर्मुज के करीब अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान ने अमेरिका से बदला लिया है। दूसरी तरफ ईरान से इराक में अमेरिकी ठिकानों पर कई हमले किए गए। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी नाकाबंदी को खत्म करने के लिए कभी भी सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका की नरमी से ईरान का हौसला और बुलंद हो गया। टैंकर से 24 भारतीय क्रूज सदस्यों को रेस्क्यू किया गया। मिसाइल हमले की वजह से टैंकर में छेद हो गया था। टैंकर के डूबने से पहले ही सभी क्रूज सदस्यों को निकाल लिया गया। ईरान ने नाकाबंदी को लेकर अमेरिका को धमकी दी है। ईरान अमेरिका के खिलाफ कभी भी ऑपरेशन शुरू कर सकता है। ईरान का दावा है कि वो अमेरिकी नाकाबंदी को खत्म करने की क्षमता रखता है। हॉर्मुज में अब सफर और ज्यादा जोखिम भरा हो गया है।
टैंकर और जहाज अब पहचान छिपाकर हॉर्मुज पार कर रहे हैं। सिग्नल बंद होने की वजह से कभी भी हॉर्मुज में हादसा हो सकता है। तो हॉर्मुज में सफर अब बेहद खतरनाक हो चुका है, क्योंकि यहां ईरान से बचने के लिए टैंक डार्क मोड में चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तेल टैंकर बेहद सीक्रेट तरीके से हॉर्मुज पार कर रहे हैं। ईरान के रडार और सैटेलाइट से खुद को बचाने के लिए टैंकर्स अपना ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं, यानी ट्रांसपॉन्डर से निकल रहे जिस सिग्नल से समुद्र में जहाज की लोकेशन नजर आती है, टैंकर उसे बंद कर लेते हैं। ईरानी रडार से बचने के लिए शिपिंग कंपनियां बहुत बड़ा जोखिम उठा रही हैं, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि हॉर्मुज को छिपकर ही पार किया जा सकता है। रिपोर्ट यह भी है कि अब समुद्र के बीच ही तेल की शिफ्टिंग भी हो रही है। तेल टैंकर पोर्ट पर जाने से बच रहे हैं। समुद्र में ही एक टैंकर से दूसरे टैंकर में तेल लोड हो रहा है, और खाली देश के टैंकर भी शैडो फ्लीट की तरह तेल सप्लाई में सीक्रेट तरीके से जुटे। तेल टैंकर और कार्गो शिप के डार्क मोड से दुर्घटना का जोखिम बना रहता है, क्योंकि हॉर्मुज बेहद सकरा समुद्री रूट है और यहां एक दूसरे से दूरी बनाकर चलना बेहद जरूरी है। अब ऐसे रूट पर रडार से अदृश्य होना खतरनाक है, क्योंकि दूसरे जहाज आसपास मौजूद किसी टैंकर या शिप को देख नहीं पाते, ना उन्हें कोई अलर्ट मिलता है। एक टैंकर से दूसरे टैंकर के सेंसर को सिग्नल नहीं मिलता, सैटेलाइट से भी टैंकर नहीं दिखता, इसलिए हादसे का खतरा हर वक्त बना रहता है। ईरान की सेना तक भी इसकी खबर पहुंच चुकी है। हॉर्मुज में अब सर्विलांस ड्रोन से नजर रखी जा रही है। हॉर्मुज में बाबल मंदिर तक नया सुरक्षा बेल्ट बनाएगा। एयर डिफेंस से कई मिसाइलें गिराई गई। इराक में अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाने की कोशिश हुई। इराक में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और अमेरिका को चुनौती देते हुए ईरान ने पहले इजराइल पर हमलों की शुरुआत की, और उसके बाद बीती रात इराक पर कई हमले किए गए। इराक के इरबिल में ईरानी ड्रोन हमले से तबाही हुई। हालांकि ये साफ नहीं है कि हमला ईरान की सेना ने किया या ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने। इराक में कुर्द सेना के ठिकाने टारगेट पर थे। अमेरिकी बेस पर भी हमले किए गए, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई जवाबी प्रहार नहीं किया गया। अमेरिकी सेना ने सिर्फ पेट्रियट एयर डिफेंस का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए किया। और रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग अब नया मोड़ ले रही है। इस जंग में अब रूस की तैयारी यूरोप में विनाश की है। हालांकि ये क्रेमलिन का कोई घोषित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जैसे ही नेटो ने रूस के खिलाफ एक कदम उठाया, वैसे ही मॉस्को से ऐलान होते देर नहीं लगी कि ना तो उन्हें यूरोप की मांग और शर्तें स्वीकार हैं, ना ही यूक्रेन में उनका दखल। और अगर यूरोपीय देशों ने आक्रामकता कम नहीं की तो इस टकराव का अंजाम बारूदी विनाश होगा। आखिर क्या था नेटो का वो कदम जिसने पुतिन को भड़का दिया? आइए अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। लेकिन इस ड्रोन की दहशत से पहले लातविया में येलो अलर्ट जारी हुआ, और जैसे ही ड्रोन अंदर दाखिल हुआ, वैसे ही अलर्ट का स्तर बढ़ाकर ऑरेंज कर दिया गया। हालांकि दावा है कि ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जैमिंग के कारण रास्ता भटक गया था। इसी वजह से ड्रोन नेटो की सीमा के अंदर तक दाखिल हो गया। नेटो ने जैसे ही रैमस्टीन फ्लैग 2026 युद्धाभ्यास शुरू किया, वैसे ही पुतिन ने सीमाओं पर बारूद का ढेर लगाना शुरू कर दिया और साफ लहजे में बता दिया कि देश की सुरक्षा के लिए आक्रामक सैन्य उपाय जारी हैं। इसलिए कैलिनिनग्राड में न्यूक्लियर क्षमता वाली इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर दी। बेलारूस में यूरोप को मिनटों में भस्म करने वाली ऑरेशनिक मिसाइलों की तैनाती कर दी। और अहम बात यह है कि सभी रूसी मिसाइलों का रुख यूरोपीय राजधानियों की तरफ है। शर्त यह है कि रूस तत्काल प्रभाव से सभी सैन्य कार्रवाई रोक दे। सेनाएं बातचीत शुरू करने की तारीख की स्थिति पर यथावत रहे। यूक्रेन के बचे हुए हिस्से की सुरक्षा के लिए यूरोपीय सेना तैनात होने दे। रूस की जब्त संपत्ति यूक्रेन को हर्जाना दिए जाने तक जब्त रहेगी, और किसी भी शांति समझौते में यूरोपीय संघ की राय जरूरी होगी। तो यूक्रेन ने रूस के भीतर तबाही मचाने के लिए अपने ऑपरेशन लॉन्ग रेंज को एक्टिवेट कर दिया है। यूक्रेन का यह नया और आक्रामक काउंटर ऑफेंसिव सीधे रूस की लाइफलाइन पर चोट कर रहा है। यूक्रेन की सीमा से लगे रूसी शहरों से लेकर क्रीमिया तक यूक्रेनी ड्रोन्स और मिसाइलों ने वो कोहराम मचाया है जिससे पुतिन का पूरा लॉजिस्टिक्स और एनर्जी नेटवर्क घुटनों पर आ गया है। रूस के रेलवे नेटवर्क के लोकोमोटिव राख हो रहे हैं, तेल को डिपो धधक रहे हैं और आसमान में परमाणु विस्फोट जैसे मशरूम क्लाउड दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के कब्जे से सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन वापस ले ली है। क्या रूस के खिलाफ यूक्रेन ने एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है? क्या ये रूस की सप्लाई लाइन को तोड़ने की रणनीति है? यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सिर्स्की के मुताबिक साल 2026 की शुरुआत से अब तक यूक्रेनी सेना 600 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र रूस से वापस ले चुकी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार स्वीडन यूक्रेन को ग्रिपेन लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा समझौता कर रहा है।